हेलो, नमस्ते सभी को। हम सब जानते हैं एसएससी, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बायो ज़रूर आती है और उसमें मोस्टली क्वेश्चन सेल टॉपिक से फंस ही जाता है। तो आज हम सेल टॉपिक में हर वो चीज़ कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या बना भी है, और बिल्कुल ही शॉर्ट सिंपल तरीके से। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सेल क्या होता है। तो जैसे एक घर बनता है दीवारों से और दीवार बनती है ईंट से, यानी कि एक बड़े से घर को बनाने के लिए जो सबसे छोटा पार्ट यूज़ होता है वो होता है एक ईंट। वैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म यानी कि जंतु को बनाने के लिए लगता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उस सिस्टम को बनाने के लिए लगते हैं अंग यानी कि ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन। और उस ऑर्गन को बनाने के लिए लगते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। हमने सुने हैं ना कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं। और फिर उस टिश्यू को भी बनाने के लिए लगता है सेल यानी कि कोशिका। तो जैसे हमने घर का एग्जाम्पल लिया था, उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटी इकाई यूज़ होती है, उसे बोलते हैं सेल। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या होता है, तो उसका आंसर यही सेल यानी कि कोशिका होती है। या स्ट्रक्चरल यानी कि हमारी बॉडी के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई यूज़ हो रही है वो भी सेल है, और फंक्शनल यानी कि बॉडी को फंक्शन करने में जो सबसे छोटी इकाई यूज़ हो रही है वो भी सेल है। और सेल बाय सेल, जैसे कि एक ईंट पर ईंट बन के एक दीवार बनती है, वैसे ही सेल पे सेल बन के एक टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए सेल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब आते हैं सेल की डिस्कवरी पे। सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुके ने 1665 में। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। किस में? कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? जब हम शैम्पेन की बॉटल सबने देखी होगी, शैम्पेन की बॉटल में जो ऊपर एक लकड़ी का राउंड राउंड सा कुछ लगा रहता है, उसे जब अपने थंब से टक करके निकालते हैं और फिर शैम्पेन को उछालते हैं, तो ये जो राउंड राउंड सा बॉटल के ऊपर लगा रहता है, जो फोटो में भी दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कॉर्क। तो जब रॉबर्ट हुके ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। ओके, अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, जब बॉटल खोलनी होती है तो हम कॉर्क के ऊपर बॉटल ओपनर को एक हुक की तरह लगाते हैं। ओके, बॉटल खोलने के लिए हम हुक की तरह कॉर्क के ऊपर लगाते हैं बॉटल ओपनर को, तो हमें याद रहेगा हुक से रॉबर्ट हुके। कॉर्क पर लगाते हैं हुक, हुक से रॉबर्ट हुके। और कॉर्क क्योंकि एक डेड सेल से एसोसिएटेड है, तो हमें याद रहेगा कि डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुके ने की थी। ओके, 1665 में। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले डिस्कवरी सेल की उन्होंने की थी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुके को ही माना जाता है। साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी। एक और चीज़ है याद रखने वाली, सेल वर्ड आता है एक लेटिन वर्ड सेल्यूला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। क्योंकि जब रॉबर्ट हुके ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल है वो एक स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया सेल्यूला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। तो अब डेड सेल की तो डिस्कवरी हो गई, अब बात करते हैं लिविंग सेल। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक ने 1674 में लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की पॉन्ड वाटर में, और इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुके थे फादर ऑफ साइटोलॉजी और एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? इमेजिन करो, एक आंटी है 74 साल की, जो अपने आप को 16 साल का दिखाने के लिए पॉन्ड्स की क्रीम लगा रही हैं। ओके, अब देखो, आंटी से हमें याद रहेगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक। ओके, और क्योंकि ल्यूवेनहोइक लिविंग जैसा सुनाई दे रहा है, तो हम उससे एसोसिएट कर लेंगे लिविंग सेल्स। अब वो 74 साल की हैं और ख़ुद को 16 का दिखाने की कोशिश कर रही हैं, इससे हमें याद हो जाएगा ईयर जो है 1674। और वो खुद को यंग दिखाने के लिए पॉन्ड्स की क्रीम लगा रही हैं, तो इससे हम याद रखेंगे कि पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक ने। तो एक छोटी सी ट्रिक है, एक आंटी जो 74 साल की हैं वो खुद को 16 का दिखाने के लिए पॉन्ड्स की क्रीम लगा रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेल होता है, लार्जेस्ट यानी कि सबसे विशाल जो सेल होता है, वो होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच सबने देखी है ना, उसका अंडा होता है लार्जेस्ट सेल।
ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम लार्जेस्ट सेल एक मेल यानी कि पुरुष में बात करें तो वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन वो सेल है जो हमारी नर्व्स में पाया जाता है, हमारी नसों में। ओके, अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें एक फीमेल में यानी कि एक महिला में तो वो होता है ओवम। ओवम जिसको हम अंडा भी बोलते हैं, वो होता है लार्जेस्ट सेल एक फीमेल में। स्मॉलेस्ट सेल अगर ओवरऑल बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा। ओके, ये हम डायरेक्टली याद हमें रखना पड़ेगा इसको। माइको को हम ऐसे याद रखते हैं, माइक्रो एक ही चीज़ लग रही है, माइक्रो यानी कि छोटा, तो यानी कि स्मॉलेस्ट सेल क्या हो गया, कोई माइक्रो, जो कि है माइकोप्लाज्मा। ओके, स्मॉलेस्ट सेल अगर मेल में बात करें तो वो होता है स्पर्म। स्पर्म जिसको शुक्राणु भी बोलते हैं, वो मेल में स्मॉलेस्ट सेल हो गया। और अगर स्मॉलेस्ट सेल एक फीमेल में बात करें तो फीमेल में तो स्पर्म होता नहीं, तो उसमें आरबीसी है एक स्मॉलेस्ट सेल। अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट अलग चीज़ है, सबसे विशाल, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा, तो वो न्यूरॉन होता है, मेल में भी फीमेल में भी, क्योंकि न्यूरॉन मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ओके, तो न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल भी है और लार्जेस्ट सेल इन मेल भी है। अब हम सेल थ्योरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। वैसे तो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे नहीं कि सेल थ्योरी क्या है, बट साल पूछ सकते हैं और किन्होंने सेल थ्योरी दी ये भी पूछ सकते हैं। तो सेल थ्योरी सबसे पहले दी थी स्लाइडन और शॉन ने, ये वाला शॉन नहीं, इन दोनों ने, स्लाइडन और शॉन ने। कब? 1838 में। तो सेल थ्योरी कहती क्या है? पहले सेल थ्योरी में सिर्फ 2 पॉइंट्स थे जो स्लाइडन और शॉन ने दी थी, जो कि कहते थे सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमने जो अभी देखा था कि सबसे छोटी इकाई जो है किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने की, किसी जंतु को बनाने की सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है, यानी कि बेसिक यूनिट हो गया। और जितने भी, दूसरा पॉइंट ये कहता है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब के सब सेल यानी कि कोशिका से बने हुए हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें रुडोल्फ वर्शाउ ने 1855 में एक नया पॉइंट ऐड किया जो कहता है कि सारे सेल्स, जितने भी न्यू सेल्स हैं, वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स से ही उत्पन्न होते हैं। ओके, अब इसका देखिए छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जब भी हमें हाथ में कट लग जाता है तो हमारी स्किन अपने आप रिपेयर हो जाती है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हाथ में जब कट लगता है तो पहले से वहाँ पर जो सेल्स मौजूद है वो ही मल्टीप्लाई होकर नए सेल्स बना देते हैं, जिससे नई स्किन आ जाती है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है सेल थ्योरी में है 3 पॉइंट्स, बट हमें मोस्टली रिमेंबर ये रखना है कि सेल थ्योरी दी किसने थी? स्लाइडन और शॉन ने 1838 में, और रुडोल्फ वर्शाउ ने इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया 1855 में, जो कहता है सारे न्यू सेल्स पहले से ही जो सेल्स प्रेजेंट हैं यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। अब हम एक एक करके सेल के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल बेसिकली किसी राउंड या इरेगुलर शेप का होता है एंड उसे कवर और प्रोटेक्ट करती है एक झिल्ली या फिर एक लेयर, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला काम होता है कि ये सेल को आउटर कवरिंग के तौर पे कवर करे। दूसरी चीज़, ये सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर एक लेयर है, एक वॉल है जिसके थ्रू लड़के, लड़की या किसी भी जेंडर के लोग जा सकते हैं, तो वो हो गई फुली परमिएबल। लेकिन अगर उस वॉल के थ्रू सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं या सिर्फ लड़के जा सकते हैं तो वो हो गई सेमी परमिएबल। सेमी मतलब आधा, यानी कि वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को एंटर करने दे रही है और बाकी चीज़ों को नहीं करने दे रही। यही मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के सेमी परमिएबल होने का। मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती सेल में। वो सिर्फ कुछ ही सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एंटर या पास थ्रू करने दे सकती है। यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास कर सकते हैं और सेल में जा सकते हैं। इसी का मतलब होता है सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ये सेल को शेप और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसके बाद वो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। इसका एनालॉगस एक एग्जांपल हमारी स्किन है। हमारी स्किन भी हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हमें अंदर की बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। और स्किन भी सेमी परमिएबल ही है, क्योंकि हमारे स्किन से कुछ चीज़ें तो अंदर जा सकती हैं पर हर चीज़ हमारी स्किन के अंदर नहीं जा सकती। ओके, एंड एक और पॉइंट जो है याद रखने का वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है।
एंड लास्ट पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड्स की होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो वहाँ आपको प्रोटीन और लिपिड्स या फिर फॉस्फोलिपिड्स ऑप्शन में मिलेगा, वही सही ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं सेल वॉल पे। अब प्लांट्स में, फंगाई में, एल्गी में और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ऐसा क्यों? देखिए, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उन्हें काफ़ी टफ एनवायरनमेंट का सामना करना होता है, आंधी तूफान बारिश, तो इसलिए उनके सेल्स को ज़रूरत होती है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, इसलिए उनके पास होती है सेल वॉल जो प्लांट्स के सेल को स्ट्रेंथ, शेप, टर्जिडिटी यानी कि एक दृढ़ता, टर्जिडिटी मतलब कि दृढ़ता देती है। सेल वॉल हम याद रखेंगे कि वो नॉन लिविंग होती है और सबसे इम्पॉर्टेंटली फ्रीली परमिएबल होती है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमने जब देखी थी तो वो सेमी परमिएबल थी, पर सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि इसमें से सारे मॉलिक्यूल्स अंदर घुस सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुस सकते, पर सेल वॉल के अंदर तो घुस ही सकते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन वो दीवार थी जिससे सिर्फ लड़के या लड़की अंदर जा सकते थे, पर सेल वॉल वो दीवार है जिसके थ्रू लड़के, लड़की, हर कोई, सब लोग जा सकते हैं। यानी कि हर तरह का मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि प्लांट्स में जो ये सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ओके। एंड बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंगाई में चिटिन या काइटिन की, जो भी है, एंड एल्गी में सेल्यूलोज और पेक्टिन की। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। प्लांट्स में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, फंगाई में चिटिन और एल्गी में सेल्यूलोज और पेक्टिन। तो जैसा हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ हमें डिफरेंट एंटिटीज़ दिख रही हैं, डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। ये सब है सेल ऑर्गेनेल्स। हम एक एक करके सबको कवर करेंगे, पर सबसे पहले हम ये जो ऑरेंज कलर की बॉल जैसी दिख रही है सेंटर में, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है सेल का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बेसिकली ऐसा दिखता है, लेकिन पहले हम उसका फंक्शन समझते हैं। न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं सेल का ब्रेन, यानी कि जैसे हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डायग्राम से क्लियर है कि ये सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है और ये बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमें याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के वेरियस पार्ट्स। तो ये जो पिंक कलर की बाहर लेयर दिख रही है, ये है न्यूक्लियर एनविलोप। जैसे सेल को एक लेयर कवर कर रही थी सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस को एक लेयर कवर करती है जो है न्यूक्लियर एनविलोप। न्यूक्लियर एनविलोप के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा जो पिंक लेयर पर ब्लू डॉट्स हैं, इन ब्लू डॉट्स को बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। इस ऑर्गेनेल को भी हम अभी देखेंगे, बस हमें ये याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, ग्रीन बॉल जैसा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मेन जो सब्सटेंस होता है वो न्यूक्लियोलस में ही प्रेजेंट होता है। अब हम एक एक करके इन सब के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप, जैसे कि हमने डायग्राम से देखा, ये न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म भी एक तरह का लिक्विड है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, उसको हम अभी देखेंगे। और ये न्यूक्लियस को कवर करता है और इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है मटीरियल्स का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच, ओके। इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। इसके अलावा हम अगर बात करें न्यूक्लियोलस की, वही ग्रीन बॉल जो हमें डायग्राम में दिख रही है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन। अब हम समझते हैं राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स होते हैं, यानी कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। न्यूक्लियोलस का राइबोसोम फॉर्मेशन के अलावा एक दूसरा काम होता है जो है डीएनए का रिपेयर करना। डीएनए भी हम थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस के अंदर होता है क्रोमैटिन मटीरियल। तो क्रोमैटिन मटीरियल एक थ्रेड लाइक इंटेंगल स्ट्रक्चर होता है, जैसा ये हमें फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है लेफ्ट में। ये जो थ्रेड जैसा यानी कि धागे जैसा इंटेंगल, यानी कि इंटेंगल का मतलब उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। तो ये
क्रोमैटिन मटेरियल भरा हुआ होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, और जब सेल डिवीज़न करता है यानी कि सेल डिवाइड करता है यानी कि सेल से और सेल बनते हैं, तो क्रोमैटिन मटेरियल जो अभी उलझा हुआ है वो सुलझ जाता है और उससे क्रोमोज़ोम अपीयर होने लगते हैं, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल सुलझ के क्रोमोज़ोम में कन्वर्ट हो जाता है। जो राइट में पिक दिख रही है, ये येलो येलो जो है यही क्रोमोज़ोम है। ओके, तो हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि क्रोमैटिन मटेरियल एक इंटेंगल यानी कि उलझा हुआ चीज़ होती है जो सेल डिवीज़न के टाइम क्रोमोज़ोम में बदल जाती है। अब हम देखते हैं क्रोमोज़ोम को। तो क्रोमोज़ोम एक थ्रेड लाइक यानी कि धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पर ही दिखता है। क्रोमोज़ोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। स्टोन प्रोटीन का हम सिर्फ नाम याद रखेंगे, मगर डीएनए को अभी हम पूरा समझेंगे। डीएनए ये वही डीएनए है जिसका डीएनए टेस्ट हम सीआईडी और बाकी जो सीरियल्स होते हैं उसमें देखते हैं। जो बाल तोड़कर एक डीएनए टेस्ट होता है, ये उसी डीएनए की बात हो रही है। जो याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि ह्यूमंस यानी कि मनुष्य में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। अगर हमारे पास एक जोड़ी ग्लव है तो यानी कि हमारे पास 2 ग्लव्स हैं। तो अगर हमारे पास 23 पेयर ऑफ ग्लव्स हुए तो हमारे पास कितने ग्लव्स हुए? 46। इसी तरह से अगर ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं तो एक्चुअली में उनके पास 23 इंटू 2 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। इसमें बस इतना हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस 23 पेयर्स में से भी 22 पेयर्स जो होते हैं वो उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। इनका हमारे जेंडर डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, पर एक पैर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। इसका जेंडर डिटर्मिनेशन से सीधा सीधा रिश्ता होता है। मेल में ये एक्स और वाई होता है और फीमेल में एक्स और एक्स होता है। हमें इसमें सिर्फ इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि 23 पेयर्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं जिनका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, और एक पैर होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसका जेंडर से लेना देना होता है। मेल में ये एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स। तो अब हम आ गए हैं डीएनए पे। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है बिकॉज डायरेक्ट ये पूछता है इसका फुल फॉर्म। अब इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी क्यों कहते हैं ये हम अभी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डिस्कवरी याद रखना फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि डायग्राम में हमें दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी चढ़ गई है, इसी को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये दिया था वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। अब डीएनए किसका बना हुआ होता है? डीएनए बहुत सारे सेगमेंट्स या यूनिट से बना हुआ होता है और उस यूनिट को बोलते हैं जीन्स। जीन्स ये वही जीन्स हैं जिसकी हम बात आजकल इंस्टा पर बहुत देखते हैं। लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन रील्स डालते हैं बॉडी बनाते हुए या ग्लो अप करते हुए और लिखते हैं कि मैंने अपनी जीन्स को बदल दिया। जीन्स ये वो हैं जो जीन्स बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पेरेंट्स से या आपकी पुरानी पीढ़ी से, पूर्वजों से आप में आती है। यानी कि अगर आपके घर में सब लोग बहुत ज़्यादा टॉल थे तो आपके भी चांस है टॉल होने के, अगर वो शॉर्ट थे तो आपके भी चांस है शॉर्ट होने के। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में आती है उसी को कहते हैं जीन्स। जीन्स का काम ही होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाना। यानी कि अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, पेरेंट्स की आँखें अगर नीली हैं तो बच्चे की भी नीली होंगी, तो इसी पेरेंट्स के बाल अच्छे हैं तो बच्चे के भी अच्छे होंगे, इसी को कहते हैं जीन्स। इसके अलावा डीएनए शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस से बना हुआ होता है, पर हमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस याद रखने हैं जो है AGCT यानी कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। AGCT एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। अब ये याद रखना क्यों ज़रूरी है ये हम RNA में समझेंगे। RNA का देखिए इसमें एक डिफरेंस तो दिख ही रहा है कि जैसे डीएनए में 2 सीढ़ियाँ दिख रही थी यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, RNA में सिर्फ एक ही सीढ़ी दिख रही है यानी कि सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा RNA राइबोस शुगर से बना हुआ होता है। DNA डीऑक्सी राइबोस शुगर से बना था, पर RNA सिर्फ राइबोस शुगर से बना हुआ होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है कि RNA में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। DNA में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमीन थे, पर RNA में
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, यानी कि यूरेसिल आता है थाइमिन की जगह। देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? अभी हमने न्यूक्लियस को देखा था, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि तैर रहे होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो लिक्विड है ये ही अंदर भरा हुआ होता है सेल के, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अलावा एक चीज़ याद रखेंगे, साइटोसोल क्या होता है? ये एक एक्वस सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा देखना है इसको। तो अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं जब 6th में थी तो मेरी फ्रेंड ने जब पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा तो उसने उसको मिचोचोंदरिया बुलाया। लाइक इतना डिफ़िकल्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि ये एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखेंगे। और एक दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? एनर्जी का मतलब हम सबको पता है, करेंसी यानी कि जो पैसे होते हैं उसी को तो करेंसी बोलते हैं। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि बिना एटीपी के हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ओके, तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इतना सबको पता ही है ये तो। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर लेयर जो कि पोरस होती है और इनर लेयर जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करती है। ये जो इनर लेयर है इसमें फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। ओके, क्रिस्टे ये याद रखेंगे, ये सब पूछ लेता है। दूसरी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनील होता है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ओके, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कभी कभी सेल विद इन अ सेल भी बोल देते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है और उसमें सेल जैसी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, तो इसलिए उसको सेल विद इन अ सेल भी बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सॉसेज जैसा होता है। सॉसेज हमने देखा है ना, अंग्रेज लोग खाते हैं बर्गर में लगा के, वही। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सुनकर ही हमें लाइजोल जैसी चीज़ की याद आती है। तो लाइसोसोम और ये लाइजोल क्या करता है? ये 99.9% कीटाणुओं को मारता है, बाकी 0.1% बचा कीटाणु है ये तो ये जो लाइसोसोम है इसका भी सेम काम होता है, सफाई करना सेल की। कैसे? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल बनके, मतलब इनका भी एक मकसद होता है। मकसद, हाँ यही वाला मकसद। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल का मतलब होता है कि लाइसोसोम में एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। तो जब लाइसोसोम को लगता है कि सेल अब डैमेज हो चुका है और सेल अब आगे काम नहीं कर पाएगा, तो वो लाइसोसोम फट जाता है। यानी कि जैसे ये आतंकवादी लोग जिनका मकसद होता है ये लोग सुसाइड करके बाकी लोगों को मार देते हैं ना, वैसे ही लाइसोसोम फट जाता है और उसके अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं या फिर डैमेज कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम का काम होता है क्लीनिंग और वेस्ट डिस्पोजल करना सेल की। इसलिए लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। मैं रेकमेंड करूँगी हर सेल ऑर्गेनील के नाम को याद रखें, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, इससे उनका फंक्शंस अपने आप ही याद हो जाएगा। अब आते हैं गोल्जी बॉडीज़ पर। तो जैसे लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल था, गोल्जी बॉडीज़ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है? पोस्ट ऑफिस जो डाक होती है, डाक की पैकेजिंग करता है, उसे सही एड्रेस पर पहुंचाता है, वही काम होता है गोल्जी बॉडीज़ का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करना। तो हमें सिर्फ इसका इतना सा काम याद रखना है। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि ये सिस्टर्ने और वेसिकल्स से कंपोस्ट होता है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है कि ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। जो भी हमने लाइसोसोम देखे थे सुसाइडल बैग ऑफ सेल, उसका फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडीज़। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है, इसका जो सिस फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ फेस करता है और कॉन्वेक्स होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो न्यूक्लियस से अवे यानी कि न्यूक्लियस के विपरीत फेस करता है और कॉन्केव होता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि हमें इमेजिन करना है कि एक पोस्ट ऑफिस की तरफ एक ट्रेन जा रही है जो एक केव में से होते हुए जा रही है।
पोस्ट ऑफिस से हमें गोल्जी बॉडीज़ याद रहेगा, ट्रेन से हम ट्रांस याद रख सकते हैं, और केव से हमें याद रहेगा कॉनकेव, यानी कि जो ट्रांस फेस है वो कॉनकेव है और वो न्यूक्लियस से अवे फेस कर रहा है। अब इसका याद हो गया तो अपने आप याद हो जाएगा कि जो सिस फेस है वो कॉन्वेक्स होगा और वो न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहा है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो ये काफ़ी अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियस में भी अटैच था, हमने अभी देखा था। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सबसे पहली बात तो हमें याद है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, पर उसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये दोनों के बीच में होता है। दूसरी चीज़ जो है वो है इसके टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए हम याद रखेंगे आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम। रफ वाला रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होता है। अब ऑब्वियसली तो स्मूथ वाला स्मूथ इसलिए होगा क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होगा। स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है तो ये प्रोटीन तो सिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते पर फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसिस करते हैं। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फैट्स जो होते हैं, फैट्स जैसे कि मलाई या बटर में होता है, ये चीज़ें काफ़ी स्मूथ होती हैं, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसिस करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 टाइप्स होते हैं, एक ट्यूब फॉर्म में, एक वेसिकल फॉर्म में और एक सिस्टर्ने फॉर्म में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट ये स्मूथ और रफ वाला हम ज़रूर याद रखेंगे। देखते हैं वैक्यूल। तो ये वैक्यूल तो देखने में ही थोड़ा पानी पानी जैसा कुछ लग रहा है और वैसा ही इसका काम होता है। इसके ऊपर एक लेयर जुड़ी हुई होती है, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसके अंदर सॉलिड या लिक्विड भरा हुआ होता है। इस अजीब सी चीज़ का बस इतना सा काम होता है कि ये सेल में टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये दृढ़ता, सेल को रिजिड बनाता है यानी ठोस बनाता है। अगर सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो सेल एकदम ढीला सा हो जाएगा, बट अगर सेल में वैक्यूल होता है तो वो एकदम रिजिड होता है। और इसी वजह से प्लांट्स में वैक्यूल 90% स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, लेकिन एनिमल्स में ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और ये एनिमल्स में टेम्पररी होता है। अब ऐसा क्यों है, कुछ सोच के देखिए। जब प्लांट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा रिजिडिटी की ज़रूरत है, बिकॉज वो टफ़ इन्वायरमेंट में सर्वाइव उन्हें करना है, इसलिए उनके सेल्स में वैक्यूल होता है जिससे उनके सेल्स रिजिड बन सकें, और इसलिए उनमें वैक्यूल परमानेंट भी होता है। बट एनिमल्स को ऐसी किसी रिजिडिटी की इतनी नीड है नहीं, इसलिए उनमें वैक्यूल टेम्पररी होता है। ओके, दूसरी चीज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम एक बार पढ़ लेंगे कि एनिमल्स में वैक्यूल ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन को स्टोर करता है और प्लांट्स में ये सेल सेप को स्टोर करता है। अब हम देखेंगे पेरोक्सीसोम। इससे इतने क्वेश्चन आते नहीं और इसकी एक ट्रिक भी है जो हम एंड में देखेंगे, पर पहले इसका फंक्शन देखते हैं, जो कि ये है कि ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को तोड़ देता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, और जितने भी हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उनको एक तरह से तबाह कर देता है। ट्रिक ये है कि जैसे कि पर ऑक्सीजोम में हमें ऑक्सी दिख रहा है, वैसे ही अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में सेल से अगर क्वेश्चन है और सेल ऑर्गेनील से वो कुछ पूछ रहा है और अगर उस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन हमें वर्ड मिलता है तो 99% ऑफ द टाइम वो परऑक्सीसोम से ही रिलेटेड होगा। तो बस हमें ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और परऑक्सीसोम ख़त्म। अब देखते हैं प्लास्टिड्स को। तो जैसे हम सबके घर में एक किचन होती है जहाँ पर खाना बनता है, वैसे ही प्लास्टिड्स भी एक तरह की किचन है जहाँ पर खाना बनता है। उसके अलावा भी कई काम होते हैं बट मेनली वहाँ पर खाना बनता है। अब क्या आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ता है? नहीं, आपके लिए खाना बाहर से अवेलेबल है, यानी कि प्लांट्स से अवेलेबल है या फिर जो नॉनवेज इन चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल है। बट प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसलिए उन्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। तो एक लॉजिकल सी बात है कि प्लास्टिड्स जो कि एक किचन है यानी कि खाना बनाने का ऑर्गेनील है, वो प्लांट्स के पास होगा या एनिमल्स के पास? ऑब्वियसली उसके पास होगा ना जिसके पास खुद का खाना नहीं है, यानी कि प्लांट्स के पास। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स के पास होते हैं, ना कि एनिमल्स के पास। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे इसे याद रखना बहुत आसान है, पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट्स, तो इससे हमें याद हो जाएगा। एंड वेरी ऑब्वियसली
प्लास्टिड्स का काम होता है खाना बनाना, एंड क्योंकि हमारे पास बाहर से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं खाने के, हमें खुद का खाना नहीं बनाना पड़ता, तो इसलिए प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होते, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। दूसरी चीज़, प्लास्टिड्स के पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। एक और सेल ऑर्गेनील है जिसके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए था, उसे याद करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सेकेंडली, प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल। सब ने नाम सुना होगा, एक ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के मदद से खाना बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को अलग अलग कलर्स देता है। जैसे कि टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि रेड होता है। ऐसे ही ग्रीन चिली जो है वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि वो कैप्सेंथिन नाम के पिगमेंट की वजह से ग्रीन हो जाती है, जो क्रोमोप्लास्ट में स्टोर होता है। लाइकोपीन हम याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है कि टोमेटो रेड कलर का क्यों होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अलावा एक और टाइप होता है प्लास्टिड्स का, जो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है ऑयल, प्रोटीन और ग्रैन्यूल्स को स्टोर करना। एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर ये है कि ल्यूको वर्ड जो होता है वो ऑयल से एसोसिएटेड होता है, यानी कि ल्यूको वर्ड अगर कहीं दिख रहा है तो वहाँ पर ऑयल ज़रूर एसोसिएटेड होगा उससे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में वैसे तो हमने काफ़ी डिफरेंसेस देख लिए हैं ऑन द वे, बट हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देखते हैं। प्लांट सेल जो होता है वो बहुत लार्ज होता है और रेक्टेंगुलर शेप का होता है, वहीं एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉल होता है और इर्रेगुलर या राउंड शेप का होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हमने देखा ही था, सेल वॉल होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और रिजिडिटी के लिए। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू होते हैं, वहीं एनिमल सेल में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लांट्स को कहीं भागना नहीं होता, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनके पास बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बट एनिमल्स को भागना, दौड़ना, लेटना, कूदना सब कुछ होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली खुद का खाना बनाना है तो एक किचन भी चाहिए, तो इसलिए प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रोसोम एक सेल डिवीजन के टाइम पर हमें वो दिखता है, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है। प्लांट सेल में अगेन रिजिडिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, वहीं एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो भी बहुत सारे। प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड पर होता है और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं, बट ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जानेंगे, पर ये होते क्या है? बहुत ईजी है, देखो। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, या फिर एक हरी नीली एल्गी होती है, एल्गी यानी कि काई जो जम जाती है ना बारिश के टाइम पर, वो ऐसी जो छोटी मोटे ऑर्गेनिजम्स या जंतु होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होते, क्योंकि इनको इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती हैं। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स को तो कई सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, प्लांट्स को भी करनी होती है, इसलिए इनके सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें याद करने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अगेन ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, तो छोटा होता है, यानी कि 1 से लेकर 10 म्यू के करीब होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल 5 से लेकर 10 म्यू तक होता है। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है, बस हमें ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक छोटा होता है और यूकैरियोटिक बड़ा होता है। सेकेंडली, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ज़्यादा एक्टिविटी ही नहीं करनी, तो कोई ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल था ना, बट इतनी एक्टिविटी ही नहीं करनी तो न्यूक्लियस की ज़रूरत भी नहीं होती। मगर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डायग्राम में हमें दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज, ये न्यूक्लियस है जो कि प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं, पर यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ
एक क्रोमोसोम होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था ह्यूमंस के सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम थे, वो मोर देन वन ही तो हुआ। तो वही एग्जाम्पल है। सेकेंडली, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ये इन चीज़ों में होता है। और वहीं यूकैरियोटिक जो सेल हैं वो प्लांट्स और एनिमल सेल होते हैं। अब हम समझेंगे एक प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस। इसको क्यों समझ रहे हैं ये अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं, एक जो ब्लू ग्रीन है और एक जो ब्लू ब्लू है। फिर हमने देखा कि जैसे ये जो येलो कलर का एक ये चक्का सा दिख रहा है, तो इसमें से जब हम दूसरी साइड देखेंगे तो येलो कलर की चीज़ें तो पास नहीं कर पाई, पर ब्लू कलर की चीज़ें कर गई। अब इससे क्या याद आता है, एक वॉल जिससे लड़के पास नहीं कर पा रहे थे पर सिर्फ लड़कियां कर पा रही थी, वो क्या थी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो यही होता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक जगह है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं और एक जगह है जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, और इनके बीच में है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक ऐसी पर्दा जिससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, मिट्टी, धूल, कंकड़ कुछ भी पास नहीं कर सकता। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जगह से जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस रीजन में आ जाएंगे जहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो जो वाटर है वो सेल में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एंटर करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्यों करता है? बिकॉज ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और सेल के पास जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम सेल के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर सेल को सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। सोल्यूशन सबसे पहले समझते हैं 3 तरह का होता है। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या है, यहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट हम यहाँ पर वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, चीनी हो गया, नमक हो गया, बट हम समझ लेते हैं कोई भी सॉल्यूट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो है सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। अब अगर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा कम है और सेल को हम ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जहाँ पर पानी की मात्रा कम है और सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी कहाँ मूव करेगा? सेल के बाहर ही तो करेगा, क्योंकि सेल के बाहर पानी कम है। तो इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ हम सेल को रखेंगे तो सेल से पानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा और सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो अब हम आते हैं सेल साइकिल पर। जैसा हमने देखा था कि सेल थ्योरी के 3rd पॉइंट में लिखा था कि जितने भी नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डेवलप होते हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड होता है नए सेल्स को बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी स्किन चली जाती है, बट नई स्किन आ जाती है, क्योंकि वहाँ जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड करके नई स्किन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब हम इसी सेल साइकिल को समझेंगे। सेल साइकिल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है या 4 फेज़ में, G1, S, G2 और M फेज़। अब हम एक एक करके इन फेजेस को देखते हैं। सबसे पहले इंटरफेस। इंटरफेस में 3 फेज़ आते हैं, G1, S और G2। G1 फेज़ में सेल ग्रो करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। फिर आता है एस फेज़ जिसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हमने जिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बारे में पढ़ा था, एस फेज़ में उसकी कॉपी बनती है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ताकि जब नए सेल्स बने तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों नए सेल्स के न्यूक्लियाई में, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूक्लियाई में डीएनए तो होगा, तो अगर नए न्यूक्लियाई को डीएनए चाहिए तो उसे पुराने सेल के डीएनए की कॉपी बनवानी होगी। फिर एस फेज़ के बाद आता है G2 फेज़। G2 फेज़ में फिर से सेल ग्रो करता है और इस बार डीएनए नहीं बल्कि जो वेरियस ऑर्गेनील्स हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सब डुप्लीकेट करती हैं। इंटरफेज़ यानी कि G1, S और G2 के बाद आता है
एम फेज़, एम फेज़ में जो डीएनए जो कि रेप्लिकेट हो चुका है यानी जिसकी कॉपी बन चुकी है, वो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डॉटर न्यूक्लियाई मतलब जो नए न्यूक्लियाई बनने वाले हैं वो है डॉटर न्यूक्लियाई। अब जब डीएनए दोनों न्यूक्लियाई में यानी दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब कि साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब कि डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फाइनली सेल दो डॉटर सेल यानी कि दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनील्स और डीएनए और न्यूक्लियाई सब कुछ डिवाइड होकर दो नए सेल्स बना लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि सेल का डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो अब हम एक एक करके उनको भी देखेंगे। तो अगर हम माइटोसिस के बारे में पढ़ें तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है। मतलब सोमेटिक सेल्स वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन से यानी कि जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता। मेल में भी और फीमेल में भी सोमेटिक सेल्स दोनों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स बेबी पैदा करती हैं तो सिर्फ उनमें होते हैं। ओके, तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है यानी कि वो सेल्स जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। माइटोसिस में न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड करता है और माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। इसका क्या मतलब है वो हम भी देखते हैं। इसका ये मतलब है कि जो माइटोसिस में डॉटर सेल यानी कि नया सेल जो बनता है उसको डॉटर सेल कहते हैं और जिस सेल से वो बना है उसे कहते हैं पेरेंट सेल। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मिसएंड्री हो गई क्योंकि हमने डॉटर सेल बोला पर सन सेल कुछ नहीं होता। ओके, सिर्फ डॉटर सेल्स होते हैं। बायो को लिखने वाले होंगे कुछ मिसएंड्रिस्ट लोग, तो उन्होंने सन सेल नहीं बनाया, सिर्फ डॉटर सेल बनाया। ओके, मजाक से हट के जो डॉटर सेल है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में है। यानी कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो पेरेंट सेल में है 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही होंगी। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल है उसमें सेम क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 46 है तो डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनते हैं यानी कि एक सेल डिवाइड होगा और उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगी। डायग्राम में हमें दिख रहा है सबसे ऊपर एक सेल है पर सबसे एंड में दो सेल्स बन चुके हैं यानी कि एक सेल से दो सेल बनते हैं माइटोसिस में। इसका एग्जाम्पल है हीलिंग ऑफ वुंड्स। जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमने देखा होगा कुछ दिनों बाद अपने आप नई स्किन वहाँ पर अपीयर हो जाती है। ये होता है माइटोसिस के थ्रू। बात करें मियोसिस की तो मियोसिस होता है जर्म सेल में। जर्म सेल मतलब जिनका रिप्रोडक्शन से लेना देना होता है उनको कहते हैं जर्म सेल्स। मियोसिस में न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है एंड मियोसिस में हेप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। माइटोसिस में डिप्लॉइड की थी पर मियोसिस में हेप्लॉइड सेल की है। क्यों? इसका ये मतलब है कि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं यानी कि जो नए सेल बनते हैं उनमें पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उससे आधे नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि अगर पेरेंट सेल में 100 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में सिर्फ 50 होंगे। अगर ह्यूमंस की बात करें तो अगर पेरेंट सेल में अगर क्या मतलब ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं तो डॉटर सेल जो है उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। 23 पेयर्स नहीं, 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में सिर्फ 2 हो रहे थे पर इसमें 4 होते हैं। जैसे डायग्राम में दिख रहा है सबसे ऊपर एक सेल है पर सबसे एंड में 4 सेल्स बन चुके हैं यानी कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस में। जैसे कि माइटोसिस का एग्जाम्पल था वूंड्स को हील करना यानी कि चोट को हील करना। मियोसिस का एग्जाम्पल होता है एग को और स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना। जो एग होता है फीमेल में और जो स्पर्म होता है मेल में, यही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमने बात की थी कि मियोसिस जर्म सेल यानी कि उन सेल्स में होता है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। लास्टली बस कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गेनील या किस चीज़ की डिस्कवरी किसने की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो हम पहले भी देख सकते हैं
वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल होता है, और ब्रेन किस कलर का होता है? ब्राउन या पिंकिश कलर का होता है हमारा ब्रेन। तो इसलिए न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ द सेल है उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ब्रेन और ब्राउन, इससे हम याद रखेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। सेकंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की एल्बर्ट कोलिकर ने। अब इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल, और हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में पावर हाउस कौन है? विराट कोहली। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की कोलिकर यानी कि एल्बर्ट कोलिकर ने। इसके अलावा हम एक चीज़ याद रखेंगे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है एग्जाम में, कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? तो ये टर्म दिया था कार्ल बेंडा ने। टर्म कार्ल बेंडा और डिस्कवरी एल्बर्ट कोलिकर। तीसरा, राइबोसोम की डिस्कवरी की पलाडे ने। लाइसोसोम की डिस्कवरी की क्रिश्चियन डी डुवे ने। इसकी याद रखने की ये ट्रिक है कि लाइजोल यानी कि लाइसोसोम एक क्रिश्चियन सा नेम लगता है हमें, तो इसलिए इसकी डिस्कवरी की क्रिश्चियन डी डुवे ने। गोल्जी बॉडीज़ याद रखना बहुत आसान है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की इसमें डिस्कवरी नहीं, इसको टर्म को कॉइन किया था परकिंजी ने। लास्ट में प्लास्टिड्स की डिस्कवरी की ई हैकल ने, और ये टर्म दिया था शिम्पर ने। शिम्पर ई हैकल का ही स्टूडेंट था। लास्टली जीन टर्म दिया था जोहानसन ने। याद रखना है, ये डिस्कवरी जोहानसन ने नहीं की थी, ये इसका टर्म दिया था जोहानसन ने। इसको याद रखने की ये ट्रिक है कि जो जॉनसन ब्रांड है, जॉनसन बेबी ऑयल, बेबी क्रीम, ये हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, और बच्चों का मतलब होता है नई पीढ़ी, और पीढ़ी से रिलेटेड होती है जो चीज़, वो है जीन्स। तो इसलिए जीन की डिस्कवरी की जोहानसन। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।